कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल होता है कि इतने करोड़ों लोग हैं, सिर्फ 12 राशियों के अनुसार हम उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो मैं हमेशा से 12 राशियों के राशिफल का विरोध करता हूँ। और विरोध इसीलिए करता हूँ, 144 करोड़ की जनता, 12 राशियां। ये सुबह जो टेलीविजन चैनल्स पे ज्ञानी जन पीले कपड़े, टीका, रंग बिरंगे कपड़े पहन के बैठ जाते हैं, इनसे पूछिएगा क्या इन्होंने नोटबंदी के पहले कुछ भविष्यवाणी दी थी? क्या इन्होंने कोरोना की भविष्यवाणी दी थी? हम नाश्ते रमस को उनकी भविष्यवाणी के लिए याद करते हैं। आज हम बेजन दारू वाला की हो सकता है पॉकेट बुक याद रखे ना रखे, हम कहते नहीं उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ये बोला था, कारगिल वॉर के बारे में बोला था। पॉलिटिकली आप क्या परिवर्तन देखते हैं? क्योंकि मैं अमित शाह जी को एज पीएम नहीं देखता। एज पर हिज न्यूमरोलॉजी, एज पर हिज एनालिसिस एंड केमिस्ट्री, अमित शाह जी नहीं बनते दिखते हैं प्राइम मिनिस्टर। मुझे जो 3 नाम दिखते हैं उसमें उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय महंत जी, योगी आदित्यनाथ जी। नंबर 2 मुझे दिखते हैं नितिन जयराम गडकरी। और नंबर 3 बहुत ही अलग नाम है, शायद शॉकिंग लगे, मुझे दिखते हैं देवेंद्र भाऊ फडणवीस। क्योंकि वो बहुत सडनली एक लाइमलाइट में आई थी, तो वो उसको बरकरार रख पाएंगी? रेखा जी की न्यूमरोलॉजी के अनुसार, उनकी केमिस्ट्री के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि अपना कार्यकाल बहुत आराम से पूरा करेंगी। अरविंद केजरीवाल जी का भी करियर खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत बारूद बाकी है उस व्यक्ति में। मोहन यादव जी कम से कम 2 बार मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे, हो सकता है तीसरा कार्यकाल भी करें। हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी है या हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है? इसको टेस्ट करने के 3 बहुत सरल तरीके हैं। तरीका नंबर 1, ईश्वर न करे पर जीवन के आखिरी क्षण तक इनका स्टारडम मजबूत रहेगा और बरकरार रहेगा, उतनी ही फैन फॉलोइंग रहेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग। और शाहरुख खान का भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। शाहरुख खान की जो सबसे अच्छी बात है, आप ये कह सकते हैं, वो ये है कि शाहरुख खान। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दर्शन, आपके साथ मैं हूं अर्चना खरकवाल तिवारी। क्या हमारा पूरा जीवन हमारी जन्म कुंडली के अनुसार ही तय होता है? ग्रह नक्षत्र क्या हमारे जीवन को दिशा देते हैं? और इसके अलावा हम किस रंग के कपड़े पहने जो हमारे लिए शुभ हो? और साथ ही कुछ प्रमुख हस्तियां, उनका क्या भविष्य होने वाला है, ऐसे तमाम दिलचस्प टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ मशहूर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आदित्य पांडे जी मौजूद हैं। डॉक्टर आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं शुरुआत इससे करना चाहूंगी कि आप हमेशा नीले रंग के कपड़े पहनते हैं, इसके पीछे भी कोई राज है क्या? जी बिल्कुल है। मैं मानता हूं कि हमेशा हमें अपने लकी कलर को पहनना चाहिए। कुंडली के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के अनुसार हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम पहनते हैं अपना लकी कलर, तो हमारी ऑरा को इन्हांस करेगा। जैसे आप सोचिए कि जब हम एक नीलम नग पहनते हैं तो हम बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट पे पहनते हैं, जहां से वो एक नर्व के थ्रू एनर्जी हमारे चक्रासन पहुंचाता है। पर अगर हम उसी रंग को पूरी बॉडी पे यूज करें तो आप देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है। जैसे एक एग्जांपल मैं अपना ही देता हूँ, मैं हर चीज नीली इस्तेमाल करता हूँ, मतलब मेरे जूते तक नीले होते हैं, कपड़े पूरे नीले होते हैं, एक्सेसरीज सारी नीली होती। तो आप कह सकते हो आई एम सराउंडेड बाय द ब्लू कलर फ्रॉम ऑल साइड्स। तो मेरी बॉडी को वो एनर्जी फुल फॉर्म में मिलती है, इसलिए इसका रोल बहुत ज्यादा है। तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारा कौन सा लकी कलर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भी कारण यह है कि हर किसी का मन तो करता है मैं भी जानूं, पर बहुत से लोग शायद कुंडली नहीं है किसी को जानकारी नहीं। इसको जानने के 3 तरीके। तरीका नंबर 1, हमारे तरह से किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए जो आपकी कुंडली देखेगा या आपकी न्यूमरोलॉजी या फिर देखेगा आपका हाथ और बता देगा कि आपका लकी कलर क्या है। तरीका नंबर 2, सारे कलर्स का स्पेक्ट्रम अपने सामने रख लीजिए और देखिए उसमें से कौन सा कलर है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। जैसे आपके पास कलर शेड्स कार्ड हो, आप देखिए उसमें से कोई एक कलर होगा जो आपको बहुत आकर्षित करेगा। 99.9% वो है आपका लकी कलर। और तीसरा तरीका जो वो है, वो भी वैदिक ज्योतिष के अनुसार है और न्यूमरोलॉजी के अनुसार। नॉर्मली क्या होता है, आपके जो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर है वो भी डिसाइड करता है कि आपका लकी कलर क्या होगा। डेस्टिनी नंबर या जो कि DDMMYY के टोटल से बनाते हैं, उसका रोल ज्यादा होता है। तो जैसे आपने बोला कि हम एस्ट्रोलॉजी के जरिए या पामिस्ट्री के जरिए या नंबर्स के जरिए पहचान सकते हैं, तो सबसे ऑथेंटिक तरीका क्या है? देखिए, जो सबसे ऑथेंटिक, साइंटिफिक और एक्सेप्टेबल तरीका है वो तो यही है कि आप कुंडली से जानिए। पर मैंने बोला ना, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कहेंगे मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ की जानकारी नहीं है या मेरा एग्जैक्ट टाइम नहीं है, वो तो कंफ्यूज्ड है, वो कैसे जाने? तो उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका वो कलर शेड कार्ड वाला भी है। जी, मतलब जो स्व प्रेरणा आपको मिले, यस यस यस, कहते हैं ना कि आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने तुलसी, तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। तो जहां पे जाकर के अच्छा लगे, जैसे अब ये ब्लू बैकग्राउंड है, मुझे अट्रैक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि ये मेरा लकी कलर भी है। तो ऐसे में आप जो भी बैकड्रॉप कलर कोई भी देखते हैं,
कुछ लोगों को आप देखेंगे उन्हें पहाड़ अच्छे लगते हैं, कुछ को आप देखेंगे नहीं उन्हें ग्रीनरी अच्छी लगती है, कुछ को रंग बिरंगा अच्छा लगता है। तो ये आपकी ऑरा के अनुसार, आपकी कुंडली के अनुसार है। और हर व्यक्ति का कलर जरूरी नहीं है सेम हो। बहुत बार हस्बैंड को रेड अच्छा लगता है, वाइफ को नहीं लगता। ये डिपेंड करेगा उसकी अपनी एनर्जी पे। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल होता है कि इतने करोड़ों लोग हैं, सिर्फ 12 राशियों के अनुसार हम उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? क्या इतनी एक्यूरेसी हम देख सकते हैं? किसी की कुंडली से आप पता लगा सकते हैं कि क्या उसका जीवन आगे किस तरह का होने वाला है? ये सब कुछ प्री डिसाइडेड है क्या? पहली बात तो मैं हमेशा से 12 राशियों के राशिफल का विरोध करता हूँ। और विरोध इसीलिए करता हूँ, 144 करोड़ की जनता, 12 राशियां। ये सुबह जो टेलीविजन चैनल्स पे ज्ञानी जन पीले कपड़े, टीका, रंग बिरंगे कपड़े पहन के बैठ जाते हैं, इनसे पूछिएगा क्या इन्होंने 8 नवंबर 2016 को कोई भविष्यवाणी दी थी? क्या इन्होंने नोटबंदी के पहले कुछ भविष्यवाणी दी थी? क्या इन्होंने कोरोना की भविष्यवाणी दी थी? असलियत यह है कि सनातन धर्म में, वैदिक ज्योतिष में भविष्यवाणी का महत्व है। हम नास्टेडमस को उनकी भविष्यवाणी के लिए याद करते हैं। हम याद करते हैं उन ज्योतिषियों को जिन्होंने उस समय वो बात बोली। आज हम बेजन दारूवाला की हो सकता है पॉकेट बुक याद रखे ना रखे, हम कहते नहीं उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ये बोला था, कारगिल वॉर के बारे में बोला था। तो ऐसे ही आपको भविष्यवाणी देनी पड़ेगी। और ये भविष्यवाणी कभी भी 12 राशियों में नहीं डिवाइड हो सकती। सनातन धर्म में राशि का महत्व है, परंतु राशिफल का नहीं। हमारे 5 अंग हैं पंचांग में, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। तो 5 अंग की बात करिए। उसके बाद जब राशि देखिए, राशि का नक्षत्र, नक्षत्र का चरण, नक्षत्र का स्वामी, उसका लॉर्ड, उसका सब लॉर्ड, सबकी कैलकुलेशन करेंगे, तब जाके बता पाएंगे। तो ऐसे में 4 लाइनों में या 5 लाइनों में जो ये बताया जा रहा है, मेरा मानना है ये कोरा बकवास है। इसका कोई महत्व न था, न है, न होगा। और इसको टेस्ट करना है तो पिछले साल, पिछले महीने, पिछले हफ्ते का राशिफल उठाइए, उसको टैली कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कोरा बकवास। कई बार तुक्के भी लग जाते हैं ना, तो लोग फिर सोचते हैं कि हाँ ये तो सही। तभी मैंने बोला टेस्ट करिए, क्योंकि कारण हो सकता है एक दिन का मैच कर जाए, दूसरे दिन का नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से तुक्का है। मैं इसका विरोध करता हूँ। यहाँ तक कि आपको बता दूं, अंग्रेजी का एक बहुत फेमस अखबार है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो एक ऐसे ज्योतिषी का राशिफल छाप रहे हैं पिछले 30 साल से, जो 30 साल पहले देवलोक को प्राप्त कर चुके हैं। अब हो सकता है उनकी आत्मा आती हो, बताने जादू है। एक बार अगर हम जो अपना वैदिक ज्योतिष है उसकी बात करें, तो उसके आधार पर क्या बिल्कुल हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन किसी व्यक्ति के जीवन की कर सकते हैं कि उसका कैसा पूरा? बिल्कुल कर सकते हैं। हम उसके जीवन से लेके उसके मृत्यु तक की घटना के बारे में बता सकते हैं। ऐसी घटनाएं हैं जहां मैं इसके लिए फेमस हूं, मैंने तारीख लिखी है डेथ की। कारण क्या है कि अगर आपकी कुंडली है एक्यूरेट होने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है, ध्यान रखिएगा, आपका एग्जैक्ट जन्म समय और एग्जैक्ट जन्म स्थान। ध्यान रखिएगा, मैंने जन्म स्थान बोला है, जन्म नगर नहीं बोला। तो मुझे हॉस्पिटल तक का नाम चाहिए होता है, मैं उसके कोऑर्डिनेट से एग्जैक्ट कुंडली बनाता हूँ। आपकी जो है भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक निकलती है। मैं इतने टाइम से जो आपको देखा, आपको फॉलो किया, तो समझ में आया एक एक चीज जो आपने कई साल पहले प्रेडिक्ट करी थी, आज वो उसी रूप में दिखाई दे रही है। जी। तो आप किस आधार पे मतलब इन चीजों को करते हैं? कहीं ना कहीं एक आप इसको एक ब्लेसिंग भी मानते हैं भगवान की? जी बिल्कुल मानता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि मेरे माता पिता और मेरे गुरु महाराज का पूरा आशीर्वाद है। मैंने बचपन से ही मैया महाकाली जी की पूजा की, शमशान वासिन्य मैया की, और काली जी को अधिष्ठात्री देवी माना गया है ज्योतिष का। यानी ज्योतिष जो शक्ति है ये प्रारंभ होती है मैया महाकाली के आशीर्वाद से। तो बिल्कुल मानता हूँ कि मेरे प्रेडिक्शंस की जो 2 रहस्य हैं, वो रहस्य मैं आपको बता देता हूँ। रहस्य नंबर 1, सटीक गणना, और उससे बड़ा रहस्य है ईश्वरीय कृपा, मैया का आशीर्वाद। तो क्योंकि आप फेमस हैं अपनी भविष्यवाणियों के लिए, तो मैं यही चाहूंगी कि इस बार हमारी जो देश काल परिस्थिति चल रही है, काफी उथल पुथल भरी है। मतलब लोगों के मन में आशंकाएं बहुत ज्यादा है, डर है कहीं ना कहीं कि बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। पॉलिटिकली आप क्या परिवर्तन देखते हैं? अगर हम प्रधानमंत्री जी से ही शुरुआत करें तो क्या लगता है वो इस कार्यकाल को पूरा करेंगे अपना? जुलाई 2022 में एक निजी चैनल पर मेरे एक बहुत प्रिय हैं एंकर, वर्ल्ड लेवल के एंकर हैं, उनके सामने मैंने बात बोली थी, आपके भी पॉडकास्ट में बोल रहा हूं, कि मोदी जी, जुलाई 2022 में मैंने बोला था 2024 में मोदी जी सत्ता में वापस आएंगे, पर कम सीटों के साथ, और मोदी जी अपना एक कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। प्रश्न ये आता है क्यों नहीं करेंगे मैं बहुत एक्यूरेटली नहीं बोल सकता, पर हाँ, जो मुझे उनके हाथ से, उनकी न्यूमरोलॉजी से दिखता है, मुझे ऐसा दिखता है कि स्वास्थ्य के कारणों से उनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा या अपना कोई पद परिवर्तन करना पड़ेगा। तो कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, 99.9% ऐसा मुझे दिखता है। तो आपको क्या इसी साल दिख रहा है ऐसा, या आने वाले 26 में ऐसे योग नहीं दिख रहे हैं? ये 27 और 28 में बनेंगे। हाँ, 27-28 में बन रहा है, अभी तो नहीं, अभी नहीं, इट्स टू अर्ली।
ना ना ना। और क्लियर कट क्या उनके सक्सेसर कौन होंगे, मतलब उनकी जगह कौन आएंगे? ये कहना बहुत मुश्किल क्या है। योगी जी हो सकते हैं या बहुत अमित आपने शाह अच्छी या बात फिर पूछी। मेरी गणना के अनुसार मुझे 3 नाम ऐसे दिखते हैं जो कि अमित शाह जी के अलावा, क्योंकि मैं अमित शाह जी को एज पीएम नहीं देखता, एज पर हिज न्यूमरोलॉजी, एज पर हिज एनालिसिस एंड पामिस्ट्री, अमित शाह जी नहीं बनते दिखते हैं प्राइम मिनिस्टर। मुझे जो 3 नाम दिखते हैं उसमें उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय महंत जी योगी आदित्यनाथ जी हैं। नंबर 2 मुझे दिखते हैं नितिन जयराम गडकरी। और नंबर 3 बहुत ही अलग नाम है, शायद शॉकिंग लगे, मुझे दिखते हैं देवेंद्र भाऊ फडणवीस। बहुत यूनिक नाम है। और देवेंद्र भाऊ फडणवीस मुझे अच्छे से याद है, जब ये उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय मैंने इनको भविष्यवाणी दी थी कि अगले कार्यकाल में आप मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकायदा हमारी उनसे बात हुई थी और हमने उनको फोन पे बताया भी था। तो मैं उनको भी देख रहा हूँ क्योंकि उनकी कुंडली मेरे पास है, इसलिए मैं एक्यूरेटली बता पा रहा हूँ। तो ऐसी कुंडली में आप क्या राजयोग किन किन और नेताओं में देखते हैं, किन का पोटेंशियल आप देखते हैं कि जो राजनीति में अभी आगे जाएंगे, जो नए नाम भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर हम बात करें कि आने वाले भविष्य में हमें राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का नेतृत्व करते हुए कौन से चेहरे दिखेंगे, तो उसमें मुझे एक नाम दिखता है तेजस्वी सूर्या, एक नाम मुझे दिखता है हर्ष सांघवी, एक नाम मुझे दिखता है दिया कुमारी। ये 3 बड़े ऐसे नाम हैं जो कि मुझे आगे चल करके नेशनल लेवल पे भारत के लिए बहुत रोल प्ले करते दिखते हैं। तो कुछ नेता, जैसे अगर हम दिल्ली की राजनीति की बात करें तो केजरीवाल जी भी अब रिहा हो गए हैं, क्या वापसी होगी उनकी? और रेखा गुप्ता जी का भविष्य आपको कैसा दिखता है, क्योंकि वो बहुत सडनली एक लाइमलाइट में आई थी, तो वो उसको बरकरार रख पाएंगी? रेखा जी की न्यूमरोलॉजी के अनुसार, उनकी पामिस्ट्री के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि अपना कार्यकाल बहुत आराम से पूरा करेंगी, उसमें कोई शक नहीं है। और उनकी जनता के बीच में लोकप्रियता भी बढ़ेगी। जहां तक बात है अरविंद केजरीवाल जी की, इनके बारे में जब ये फर्स्ट टाइम पावर में नहीं आए थे तब मैंने बोला था कि अरविंद केजरीवाल की झाड़ू चलेगी, और वो झाड़ू ऐसी चलेगी कि बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियां उस आंधी को संभाल नहीं पाएंगी। और उनके बारे में मेरा एक भविष्यवाणी, जो एक मेरी भविष्यवाणी है जो आज भी है, वो है कि मैं इन्हें भविष्य में भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन देखता हूँ। प्रधानमंत्री नहीं देखता, लीडर ऑफ अपोजिशन देखता हूँ। उस लेवल तक अरविंद केजरीवाल ताकतवर हो सकते हैं। एक पॉइंट। दूसरा, उसे जितना दबाओगे वो उतनी तेजी से बाउंस बैक करेगा। वो रुक नहीं सकता, वो थम नहीं सकता। आप याद करिए, जब दिल्ली में वो आंदोलन कर रहे थे, लोगों को लगा था आंदोलन फेल हो गया, अब तो केजरीवाल खत्म। जबकि जो उस पूरे आंदोलन के प्रणेता थे वो तो राणेगांव सिंधी वापस चले गए। उनका करियर तो शायद अब पता नहीं कहाँ है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं वो तो बेचारे वापस चले गए। पर उससे जिनका करियर बन गया वो निकले अरविंद केजरीवाल जी। तो अरविंद केजरीवाल को आप कह सकते हैं ये एक ऐसा ताकतवर खिलाड़ी है जो पूरे ढेर में से, भूसे में से एक सोने की सुई निकालने की काबिलियत रखता है। तो मेरा मानना है अरविंद केजरीवाल जी आने वाले समय में फिर से बाउंस बैक करेंगे और सिर्फ राज्य नहीं, नेशनल स्तर पर राजनीति में रोल प्ले करने वाले हैं। उनके IRS हैं तो माइंड भी उनका काफी शार्प है वैसे। जी बिल्कुल है। तो आदित्य जी, एक सवाल मेरे मन में ये भी आया कि हम जैसे चर्चा कर रहे थे अभी पॉडकास्ट से पहले कि एक IAS अधिकारी हैं जिन्होंने तीसरी शादी करी है। हाँ। तो एक अधिकारी जो इस लेवल का हो, जिस कंपटीशन को करने के लिए लोग जी जान लगा देते हैं, सालों बच्चे जो है जिसके लिए मेहनत करते हैं, इतने टॉप लेवल के अधिकारी, ऐसी क्या जरूरत होती है या ऐसी क्या उनकी कुंडली में भी क्या ऐसा दिखाई देता है कि वो इतनी शादियां करेंगे? जी बिल्कुल दिखता है, क्योंकि जब भी आपकी कुंडली में शुक्र भगवान कुपित हैं, ग्रसित हैं, पाप कर्तरी हैं, तो फिर ऐसा व्यक्ति अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अगर उसकी कुंडली में चंद्रमा भी ग्रसित है तो फिर वो एक रिलेशन में टिक नहीं पाएगा, उसको रिलेशनशिप से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और अगर आजकल के दौर में आप बात करें तो मैं बड़ा ब्लंटली बोलता हूँ, अब वो दौर आ चुका है जहाँ मैरिज नाम का इंस्टीट्यूशन खतरे में है। खतरे में इसलिए है क्योंकि अब केमिस्ट्री मैच करने लगे हैं लोग। पहले खाली कुंडली मिलाई जाती थी, अब मैंने देखा है, मैं कुंडली मिला करके भी कहता हूँ ये अच्छी है, तो लड़का कहता है गुरुजी अभी हमारी केमिस्ट्री तो मैच हो जाए, कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। हाँ, अभी हमारी वाइब्स नहीं मैच हो रही हैं। तो ये जो जेनजी ने वाइब्स मैचिंग शुरू करी है, मुझे लगता है उसके कारण कोई बड़ी बात नहीं है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं और देखने को मिलेंगी कि जो जहां तक उनका मन नहीं मिलेगा वो बदलाव करेंगे। हालांकि इसका अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो हम इसको भी पॉजिटिवली लेते हैं, कारण कि एक दुखद जिंदगी को आप घुटते रहें, झेलते रहें, उससे कहीं गुना अच्छा है कि आपने कॉल ऑफ किया, आप एक नए रिश्ते में जाए। हाँ, आपकी पार्टनर भी हो सकता है नए रिश्ते में जाएंगी, और कोई आप ऐसा नहीं छिपे हुए कर रहे हैं, आपने ओपनली डिक्लेयर किया और कर लिया। पर हाँ, आपकी बात सही है कि 3-3 बार क्यों? तो 3-3 बार का जो मेन कारण होता है वो यही होता है कि जब किसी की कुंडली में सप्तम भाव,
पाप कर्तरी दोष से ग्रसित है, राहु केतु भगवान जी वहां पे हैं, तब ऐसा अधिक होता है। और जैसे हम अभी केजरीवाल जी के नंबर की बात कर रहे थे, आपने बोला कि जो है 7 नंबर नंबर 7, है, हाँ जी। तो नंबर्स की क्या क्वालिटी होती है, आप बता सकते हैं कौन कौन से नंबर लकी होते हैं जो जिनके लिए मतलब आप कुछ प्रेडिक्ट कर पाए कि किस नंबर को क्या करना चाहिए? पहली बात तो मैं हर नंबर को लकी मानता हूँ जी। कारण है, मेरा मानना है ईश्वर ने अगर कोई अंक बनाया है तो वो शुभ ही होगा, अशुभ तो था ही नहीं, क्योंकि उस चित्रकार की चित्रकारी में डिफेक्ट नहीं है। दूसरी बात, हाँ, हर नंबर की अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे अगर बात करें नंबर 1 की, तो नंबर 1 नंबर होता है परफेक्शन का, नंबर होता है अथॉरिटी का, थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी होता है, पर ऐसे लोग अंदर से बहुत भावुक भी होते हैं। नंबर 2 की अगर बात करें तो नंबर होता है चंद्रमा का, चंद्रमा की तरह इसमें शीतलता होती है। अगर नंबर 2 वाला कोई पुरुष भी होगा तो आपको महिलाओं की तरह बहुत शांत और सौम्य दिखेगा। नंबर 2 के साथ हमेशा जैसे चंद्रमा को बॉरोड एनर्जी चाहिए, आप देखेंगे नंबर 2 वाला अगर एटीएम से पैसा निकालने भी जाएगा तो कहेगा आओ साथ में चलो। मतलब अगर उसका बस चले तो हर जगह एक असिस्टेंट या कोई साथी चाहिए, निर्णय खुद नहीं लेगा, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाएगा। नंबर 3 नंबर होता है देवगुरु बृहस्पति का, देवताओं के गुरु हैं, आकार में बड़े हैं, और इनकी खासियत यह है कि इनको ज्ञान बांटना बहुत अच्छा लगता है। जितना भी ज्ञान बांटने वाले, जितने आपको संत अनुयायी, कुछ ज्योतिषी पॉडकास्टर्स मिलेंगे, सब नंबर 3 वाले होंगे। आपके सामने मैं भी नंबर 3 है क्या? जी, मैं स्वयं भी नंबर 3 हूँ, 30th मेरा भी है। तो नंबर 3 को ज्ञान बांटने में बहुत मजा आता है, और नंबर 3 के पास ज्ञान कोश बहुत होता है। नंबर 4 नंबर होता है राहु का, नंबर है लॉजिक का, टेक्नोलॉजी का। ये ऐसे ही किसी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, दोस्ती बड़े गिनती के लोगों से, पर जिनसे होगी शानदार होगी। नंबर 5 नंबर है बुध का, ऐसे लोग मास्टर ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी, मतलब लेटेस्ट फैशन कहाँ पे आया है वो इनके पास होगा ही होगा। और नंबर 5 विंडो शॉपिंग के मास्टर होते हैं, इनका अगर बस चले तो पूरे दिन विंडो शॉपिंग कर सकते हैं, घुमक्कड़ी बहुत होते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ नंबर 5 वाले व्यक्ति को अगर बुखार आ जाए तो दवाई बाद में देना, पहले गाड़ी में घुमा दो, बुखार उतर जाएगा। नंबर 6 नंबर होता है शांति सौहार्द का, पर नंबर 6 को कहीं भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद अगर मिल जाए वहां से भागना चाहते हैं। साथ में नंबर 6 वालों के अंदर ईर्ष्या की भावना बहुत होती है और अटेंशन सीकर बहुत होते हैं, हमको इग्नोर कैसे कर दिया, ये नंबर 6 की खासियत है। नंबर 7 नंबर होता है परफेक्शन का, अड़ियलपन का, ठान लिया तो ठान लिया, जो करेगा तो फिर उस हद तक करेगा जहां कोई रोक नहीं सकता। और मैं हमेशा कहता हूं न्यूमरोलॉजी में जो यूनिवर्सल ब्रांड्स हैं, बड़े से बड़े ब्रांड, वो हमेशा नंबर 7 वाले हैं। चाहे नंबर हो सैमसंग का, चाहे गूगल का, चाहे नंबर हो रिलायंस का, चाहे हो दुनिया का सबसे बड़ा इस समय का ब्रांड MODI, ये भी नंबर 7 पे आता है। चाहे हो मैन ऑफ द मिलेनियम, उनका भी नाम नंबर 7 पे आता है, क्योंकि नंबर 7 ही वो नंबर है, चाहे वो अमेजॉन क्यों ना हो, वो हमेशा ग्लोबल फेम ला सकता है। अब अभी रिसेंटली पता चला है कि शायद 100 मिलियन प्लस फॉलोअर्स वाले दुनिया के इकलौते राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी बने हैं, तो वो भी नंबर 7 की ही पावर है कि इतना ब्रांड मोदी इतने हिट हो चुके हैं। नंबर 8 नंबर होता है बहुत ज्यादा मनी माइंडेड। नंबर 8 के जीवन की एक खासियत होती है, उसे सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं। नंबर 8 बहुत साधारण जीवन से शुरुआत करेगा पर सफलता के शिखर पर जाएगा। और नंबर 8 वाले लोग कभी भी अपनी वैल्यूज, मॉरल्स एंड एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, महा अड़ियल होते हैं। इनके जीवन में हर काम बहुत रुकावटों के साथ होगा। नंबर 9 नंबर है मंगल का। मंगल वाले लोग लड़ने झगड़ने में भी तेज होते हैं, मगर इनके अंदर उतनी ही इमोशंस भी होते हैं। अगर आप देखेंगे तो सलमान खान एक तरफ एग्रेसिव दिखते हैं तो दूसरी तरफ बड़े लविंग केयरिंग भी हैं, चैरिटी भी बहुत करते हैं ऐसे लोग। मदर टेरेसा नंबर 9 थी। ये सब लोग बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं, जिस धर्म को भी मानते हैं उसको बहुत शिद्दत से मानते हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि हर नंबर में कुछ अच्छाइयां भी हैं। प्रॉब्लमेटिक नंबर एक हम मानते हैं नंबर 13 को, 13 को। हाँ, लोग बहुत डरते हैं जी। आप देखेंगे लिफ्ट में 13 नंबर की बटन नहीं होती, बिल्डिंग्स में फ्लोर ही कट कर देते हैं 13। हाँ, 12 के बाद 14। अमेरिका में 13th एवेन्यू नहीं है, क्योंकि मानते हैं कि 13 नंबर जो है वो ज्यादातर उन लोगों को तो सूट करता है जिनका जन्म 13 को हुआ हो, पर बाकियों के लिए ज्यादातर ये प्रॉब्लमेटिक ही होता है। ये नंबर बहुत ज्यादा रुकावटें लाता है। अभी पीछे कानपुर में एक घटना हुई थी जिसमें एक बच्चे की बाइक से घटना हुई थी, बड़ा वायरल हो गया था, लेमोर्गिनी वाला केस। उसमें भी उसकी गाड़ी का नंबर अगर देखोगे तो 13 था। अच्छा। तो 13 नंबर की गाड़ियों की भी एक खासियत है, मतलब कुछ बवाल सा बवाल नहीं होगा, मतलब 13 अनलकी होता है इन जनरल। 13 जो है अपने साथ बवाल लेके आता है, मतलब वो घटना इतनी बड़ी नहीं थी पर उसको हाइप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 13 इन्वॉल्व, 13 की एक खासियत है। तो जैसे हर नंबर के कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो 9 अंक है
उसका हमारे सनातन में बहुत महत्व है। जी तो बिल्कुल उसको है। थोड़ा आप डिफाइन करेंगे कि जैसे हम नवरात्र को ही देखते हैं तो हाँ। वो 9 है, और जैसे उसमें रात्रि वाला फैक्टर भी है, उस पे भी हम आएंगे, लेकिन 9 नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि नंबर 9 नंबर है कंप्लीशन का। आप देखेंगे सनातन धर्म में 108 को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ मन के 108 होते हैं या 1008 होते हैं माला में। हमारे यहाँ जब हम संत को उपाधि देते हैं तो श्री श्री 108 बोलते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो 9 ही महीने लगते हैं। जब आप देखेंगे तो 72 हार्ट बीट आइडियल मानी जाती है। अगर देखें तो कुंडली में 27 नक्षत्र हैं, उनके 4 चरण हैं, ये टोटल भी आ जाता है 9। नंबर 9 नंबर ऐसा है जिसके अंदर जब 108 के साथ बनता है तो फुल नंबर है, परफेक्ट नंबर है। एक तरफ सूर्य है पिता, एक तरफ शनि है बेटा, एक तरफ सूर्य है आध्यात्म, एक तरफ शनि है मनी मैटर्स। तो स्पिरिचुअल और मॉनेटरी का अगर परफेक्ट बैलेंस है तो वो आता है 108 के फॉर्म में नंबर 9। मेरा जो लखनऊ में घर है उसका नंबर भी 108 ही मैंने लिया था, द परफेक्ट नंबर। मतलब आप कह सकते हैं पूर्णत्व का नंबर अगर है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 100% गारंटी, तो मेरा मानना है कि ईश्वर की गारंटी 108% होती है। तो मतलब कोई भी चीज अगर ले तो उसका कहीं ना कहीं 9 से कोई रिलेशन हो तो वो अच्छा अगर 9 से रिलेशन है तो अशुभ नहीं हो सकता, क्योंकि 9 है मंगल। मंगल कभी अमंगल करेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए क्या जो नवरात्रि है वो 9 ही है। और इसमें रात्रि का क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे हमारे ज्यादातर पूजाएं जो है दिन के समय में होती है, पर क्यों ये नवरात्रि है? शिव और शिवा यानी कि मेरे बाबा और मेरी मैया, इन दोनों का जो पूजन होता है वो हमेशा किया जाता है रात में, क्योंकि ये समय होता है शक्ति की साधना का। और शक्ति की साधना जो हम कुंडलनी में करते हैं तो हम मानते हैं वो फायर के रूप में किंडल होती है। तो आप देखेंगे आग हमेशा कब दिखती है? रात के समय ज्यादा क्लियर दिखती है। तो बिल्कुल वैसे ही जब सूर्य अस्त हो जाते हैं तो जितनी भी डार्क पावर्स हैं, डार्कर एनर्जीज हैं, वो हमेशा रात्रि में एक्टिव होती हैं। माना जाता है कि हमारे जो बाबा शिव हैं वो तमोगुणी हैं, उनके अंदर सभी प्रकार के तमोगुण हैं और उसका भी वो परफेक्ट बैलेंस है। मतलब आप सोचिए, एक ऐसे देवों के देव महादेव हैं जिनको कामदेव भी कामोत्तेजित नहीं कर सकते, कोई प्रयास करे क्रोधित नहीं कर सकता, पर जब उनका क्रोध है तो विकराल है, तांडव है। तो इसलिए जब भी आप शक्ति की साधना करेंगे, शक्ति चाहे शिव की हो चाहे स्वयं शक्ति मैया हो, तो ऐसे में आप देखोगे शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, तो शिव जी और मैया का पूजन हमेशा से ही रात में ही किया जाना चाहिए और किया जाता है। इसीलिए मैं अक्सर लोगों से बोलता हूं कि नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि पे आप क्या करोगे? सुबह सुबह आप बैठ जाओगे कलश लेके पूजा करने? नहीं, अगर आपको कलश स्थापना करनी है तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले करनी है, ब्रह्म मुहूर्त के शुरुआती फेज में, यानी कि सूर्य उदय से भी पहले, जब आसमान में अंधेरा हो, तब शक्ति की स्थापना होती है। और शक्ति की साधना भी आप देखेंगे जागरण किया जाता है। दिन रण किया गया? नहीं किया गया, रात्रि में किया जाता है, क्योंकि मैया की सारी साधना रात्रि के समय ही करना ज्यादा पावर देता है, ज्यादा एनर्जी देता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता, ऐसा नहीं है कि सारे मंदिर दिन में बंद कर दो रात में खोल दो, ऐसा भी नहीं है। ये आपकी बिलीफ है, आप जब चाहे मैया की पूजा करिए। बट अगर आपको साधना करनी है, शक्ति अपनी बढ़ानी है, कुंडलनी जागृत करनी है, तो आप जान लीजिए कि आपको नवरात्रि में रात्रि की साधना करनी पड़ेगी। पर वैसे ज्यादातर हम सुनते हैं जो रात्रि में साधना होती है वो तंत्र वाले जो लोग होते हैं वो रात्रि में ही करते हैं अपनी साधना। तो तंत्र को हम किस तरह से देखें? हमेशा एक जब भी तंत्र का जिक्र होता है तो कुछ नेगेटिव सी एक वो चीज मान ली जाती है ना, तो क्या ये ऐसा है या उससे कुछ डरना चाहिए? यंत्र मंत्र तंत्र इनका वर्णन वेदों में भी है। हमारी एक रुद्रयामल पुस्तक है जिसमें गौरी तंत्र है, शिव तंत्र है, हनुमत तंत्र है, जहां पे तंत्र के बारे में बात होती है। सबसे पहले ये समझिए तंत्र होता क्या है। तंत्र का मतलब है एक सिस्टम, किसी भी काम करने का सिस्टम। जैसे प्रजातंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र। आपको दीवार में छेद करना है, आपने लिया हथौड़ी मारनी शुरू कर दी, ये हथौड़ी क्या है? यंत्र। आपने 4-5 लोगों को कहा ऐसा करो, सब लोग मिलकर के धक्का मारते हैं, शायद टूट जाए, चिल्ला रहे बढ़ाओ, ये मंत्र है। दम लगा के हैशा करते हैं। अब आया एक सिस्टम, आपने बुलाया एक बंदे को, वो इम्पैक्ट ड्रिल लेके आया, उसने मेजर करी कितनी डेप्थ है, उसने ड्रिल करी और खड़ाक से बाहर निकाल लिया, बहुत जल्दी ये काम हो गया। ये है तंत्र। तंत्र मीन्स किसी भी पूजन को करने का एक सिस्टम। तंत्र के 2 मार्ग हैं, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग। समस्या ये है कि वाम मार्गी पॉपुलर ज्यादा है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी रात की पूजा की बात करते हैं तो दिमाग में आता है रात्रि का पूजन मतलब तंत्र का पूजन, तांत्रिक साधना। ऐसा नहीं है। मैं अगर बोलूं
तो मेरा प्रयास रहता है कि जब भी मैं पूजन करता हूँ मैं रात्रि में ही करता हूँ। मेरा पूजन रात्रि को 11:30 बजे ही शुरू होता है। क्यों? क्योंकि मैं हूँ मैया का बेटा, माँ काली और शिव जी का पुजारी। तो मैं क्या करूँगा, मैं रात में ही पूजा करूँगा। तो यदि आप वाम मार्ग की ओर गए हुए, वाम मार्गी कौन से हैं? जो कि मदिरा, मांस, रक्त इसका प्रयोग करते हैं, वो हैं। और जो दक्षिण मार्गी हमारे जैसे, जो कि दक्षिणेश्वरी काली मैया की पूजा करते हैं, आप देखेंगे ये लोग भी रात में ही पूजा करते हैं। पर हम लौंग इस्तेमाल करते हैं, हम नींबू इस्तेमाल करते हैं, हम कौड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो हम नारियल की बलि देते हैं। हमारे यहाँ भी बलि है, पर हमारा सब कार्य बहुत सात्विक है। ये कहना कि हम रक्त का प्रयोग करेंगे, ये सब ऐसा नहीं है। तो तंत्र के बारे में मिसमैच ज्यादा है। और रही बात, मैं बहुत ब्लंटली बोलता हूँ, इस देश में आज की तारीख में कोई भी इस लेवल का जो तांत्रिक होना चाहिए लगभग ना के बराबर है। मेरा मानना है 100 से भी कम तांत्रिक हैं इस देश में इस समय, जो मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, 5 क्रियाएं जानते हो। मैंने चूंकि अपने गुरु महाराज से साधना सीखी है, कपाल क्रिया तक देखी है, तो मुझे मालूम है कि क्या होता है। पर यह कहना कि सभी तांत्रिक क्रियाएं कर देंगे, तो मैं बहुत ब्लंटली बोलता हूँ, अगर तंत्र से वशीकरण कर सकते हो तो ऐसा करो, बॉर्डर पे सारी सेना को थोड़ा पीछे कर दो। वही मैं इसी पे आने वाली थी कि क्या ऐसा संभव है कि कोई चाहे, भाई व्यक्ति जिस पे आप करना चाह भी रहे हो, उसका भी तो अपना एक प्रोटेक्शन होगा, या वो कितना आध्यात्मिक है, या वो कैसे। आप सोचिए, हमारे प्रभु श्री राम जब जाते हैं रावण से युद्ध कर लड़ने, तो वो जाके वहां पे एक शिवलिंग की उपासना करते हैं, क्योंकि तारा माँ ने कहा कि रावण के पास मेरा कवच है। कहते हैं लंकिनी का कवच था, वहां पे कवच था ना। तो हर व्यक्ति की अपनी भी तो ऑरा है, उसका भी तो प्रोटेक्शन है। दूसरी बात, तंत्र करना इतना सरल नहीं है। तंत्र करने के लिए आपको उस व्यक्ति को रेगुलरली कुछ खिलाना होगा, आपके पास उसका कोई सामान होना चाहिए, आपको एक्सेस होना चाहिए उसके कपड़ों तक, उसके इंटरनल जो गारमेंट्स हैं उन तक, या फिर आप उसे कुछ खिला सके, या आपके पास उसके अपने हाथ से दी हुई कोई फोटो या कुछ सामान हो। ऐसे नहीं तंत्र हो जाता। बुरा ना मानिएगा, अगर ऐसे तंत्र होता तो फिर दुश्मन देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों पे तंत्र कर दो ना, सारे युद्ध खत्म करो। हाँ, जेलेंस्की जी तंत्र कर दें, पुतिन से युद्ध बंद हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप पे तंत्र कर दो। ये सब कोरा बकवास है। तो काला जादू को लेकर भी आजकल लोग कई बार बात करते हैं कि जादू कर दिया, ये हो गया, पर ये क्या संभव है ऐसे कर पाना किसी पर भी? सनातन धर्म में यंत्र, मंत्र, तंत्र तीनों के बारे में वर्णन मिलता है। तंत्र बिल्कुल होता है और तंत्र किया जा सकता है। तंत्र में मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, ये 5 क्रियाएं बताई गई हैं, और कपाल क्रिया या ओम क्रियाओं के माध्यम से इसको किया जा सकता है। पर मैं आपको बड़ा ब्लंट बोलूंगा आपके प्लेटफॉर्म से कि आज की तारीख में इस देश में 100 से भी कम ऐसे तांत्रिक मौजूद हैं जो पूरी तरह से तंत्र कर सकते हो। इसको सरल भाषा में समझिए तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना सबको नहीं आता, पर हाँ, छोटे वाले पटाखे सब बना सकते हैं। तो रही बात, किसी का व्यापार बांध दो, किसी के काम को खराब कर दो, किसी की संतान की ग्रोथ रोक दो, किसी का करियर रोक दो, छोटे मोटे तंत्र करने वाले तो बहुत हैं। मतलब ये पटाखे बनाने वाले तो हर गली में मौजूद हैं। पर हाँ, जहां तक बात है तंत्र की प्रॉपर साधना करने वाले, तो मैं आपको बता दूं, मेरा मानना है 100 से भी कम इस समय तांत्रिक इस देश में मौजूद हैं जो उस लेवल की तंत्र साधना करते हैं और तांत्रिक क्रियाएं कर सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप पे तंत्र कर दें ये लोग, ट्रंप सबका फायदा करने लगे, दुनिया के जितने भी युद्ध हैं सब खत्म हो जाएंगे तंत्र से ही सब। हाँ, बेकार में ईरान के पास तो बहुत से मौलवी तांत्रिक होंगे, शायद ईरान फूंक दे, ट्रंप ऐसे गायब हो जाए, जेलेंस्की फूंक दें, पुतिन जी ठीक हो जाएं। ऐसे नहीं होना है। तंत्र होता है, सत्य है, तांत्रिक साधनाएं होती हैं, बहुत गंदे स्तर की होती हैं, इतनी शक्तिशाली होती हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। परंतु तंत्र करने वाले जो साधक हैं, ये बिल्कुल ऐसे है कि शहर में रोल्स रॉयस, BMW, वेलफायर होती हैं, पर चलाने वाला हर ड्राइवर नहीं चला पाता ना, सबको उसके फीचर नहीं मालूम। तो बिल्कुल वैसे ही होती हैं, पर इन क्रियाओं को करने वाले आज की तारीख में मौजूद नहीं। तो क्या जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसके ऊपर भी तंत्र काम करेगा, या उसको कहीं ना कहीं इसका एक वो मिलेगा बेनिफिट? यहाँ हर तांत्रिक क्या बुरा ही होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो दुर्भाग्य है कि जो तांत्रिक आज की तारीख में दावा करते हैं तंत्र करने का, वो खुद अपना भाग्य तो ठीक कर नहीं पाते। मुझे एक तांत्रिक दिखाइए जो BMW, मर्सिडीज, ऑडी 1-2 करोड़ की गाड़ियों से चलता हो, खुद को सफल बनाया हो, बिल्कुल हाथ में महंगी महंगी घड़ियां हो, लाइफस्टाइल महंगा हो, महंगी अंगूठियां हो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 90% क्योंकि अपना भाग्य नहीं ठीक कर पाए, पहली बात। दूसरी बात, तंत्र से अच्छे काम भी किए जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको मालूम है हमारे ऊपर सबसे पहला तंत्र कौन करता है जब हमारा जन्म होता है? तो कौन? नहीं। हमारी बुआ, हमारी दादी। सबसे पहले वो नून राई उठाती हैं, ऐसे ऐसे घुमाती हैं पैसे के साथ, और किसी को पकड़ा देती, कहती नजर उतर जाए। हाँ। तो
जो नजर है, नजर भी होती है, नजर बिल्कुल एक तंत्र का पार्ट है, तो उसको हटाया जाता है और कितने अच्छे से हटाया जाता है। तो ये कहना कि तंत्र तंत्र अच्छे काम के लिए भी हो सकता है, दुर्भाग्य है कि तंत्र को नेगेटिव से एसोसिएट कर दिया गया है कि तंत्र मतलब बुरा। तंत्र वही बात है ना, जैसे लाइसेंस मिलता है एमिनेशन का, तो लाइसेंस मिलता है सेल्फ डिफेंस का, यूज कितने लोग करते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए? लोग तो रंगबाजी दिखाने के लिए, ईश्वर न करे आत्महत्या करने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। तो ये तो आपके इंटेंशन है। तंत्र को आप कैसे प्रयोग करते हो? अच्छे से प्रयोग करना चाहो तो तांत्रिक क्रियाएं अच्छी भी हैं, जैसे आपको होता है नजर उतारना, ये भी एक तंत्र क्रिया का हिस्सा है, पर ये तो अच्छे के लिए किया जाता है। बिल्कुल। और जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव हम चीजों की बातें करते हैं, और ऐसे क्या हम घरों में भी देख सकते हैं कि हम कैसे ये पता लगाएं कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी है या हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि पब्लिक के दिमाग में एक प्रश्न आता है, पता नहीं घर में नेगेटिव है तो नहीं है। इसको टेस्ट करने के 3 बहुत सरल तरीके हैं। तरीका नंबर 1, जिन घरों में भी नेगेटिव एनर्जी होगी वहां पर अक्सर आपको चींटियों का आना जाना ज्यादा दिखेगा। कभी कभी एक साथ 1-1.5 लाख चींटियां दिखेंगी, लाल चींटियां बहुत दिखेंगी। दूसरा, आपको उसी घर में तुलसी का पौधा टिकते हुए नहीं दिखेगा, मतलब बार बार तुलसी का पौधा लगाएंगे, बार बार तुलसी का पौधा मर जाएगा। तो ये एक पहचान हुई। दूसरी पहचान, आप देखेंगे कुछ घरों में बहुत अच्छे सफाई हो रही है पर फिर भी मकड़ी का जाला आ जाता है, बार बार मकड़ी का जाला आ जाता है, ये भी इंडिकेशन है कि नेगेटिव एनर्जी पाई जाती है। और तीसरा, आप देखेंगे लोगों के बिहेवियर में चेंज आता है। वही व्यक्ति घर के बाहर बहुत खुश है, अच्छे से रह रहा है, घर आया नहीं कि विवाद शुरू। आप कहेंगे तुम सुबह से शाम तक बाहर रहते हो तो अच्छे खुश रहते हो, ये घर में आते तुम्हारे कौन सा भूत चढ़ जाता है, क्या हो जाता है? या आप देखेंगे वही व्यक्ति घर के बाहर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सबसे मिल रहा है, जुल रहा है, उसकी पर्सनालिटी अचानक डल हो जाती है, घर में आते ही व्यक्ति बिल्कुल डिप्रेस्ड फील करता है। ऐसे घरों में नेगेटिविटी है। और पॉजिटिविटी अगर है घर में, वो कैसे पता लगाएं? पॉजिटिविटी के सबसे अच्छे तरीके हैं, अगर आपको अपने घर में आते ही अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। अगर आपके घर में तुलसी मैया का पौधा बढ़िया से लहलहा रहा है, बहुत अच्छी बात। अगर आपके घर में जो भंडार गृह स्टोरेज है वहां पे रखा हुआ अनाज अच्छे से प्रॉस्पर कर रहा है, वो भंडार गृह बढ़े हुए हैं, हम मानते हैं अच्छा है। नहीं तो जैसे किसी के घर में अगर मान लिया नेगेटिविटी है भी, क्योंकि जैसे आपने बोला चींटी है या जाले हैं, ये तो आमतौर पे छोटा मोटा तो सब घर में होती है और सफाई की प्रोसेस भी चलती रहती है। सफाई के बावजूद अगर दिखाई दे बार बार तब महत्वपूर्ण है, क्योंकि सफाई नहीं होने में भी चींटियां और ये आना तो नॉर्मल फीचर है। बट हम बात कर रहे हैं लाल चींटी। लाल चींटी नॉर्मली नहीं पाई जाती। लाल चींटी तभी आएगी जब नेगेटिव एनर्जी होगी, और एक साथ 1-1.5 लाख चींटियों का स्वाम दिखना और गायब हो जाना, मतलब कुछ अनयूजुअल तरीके से अनयूजुअल है जी। हाँ। अदरवाइज मुझे लगता है कि जो घरों में पूजा पाठ करते हैं या आध्यात्मिक लोग होंगे, उनके घर में ऐसा सब नहीं होना चाहिए वैसे। ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा। क्योंकि डिपेंड करता है, जो नॉर्मल पूजन हम करते हैं, जैसे कि हनुमान जी की आरती, सभी देवताओं का पूजन, ये पूजन आपको आपके कार्मिक अकाउंट में ऐड होता है, अच्छा करता है। बट ये कहना कि क्या इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, ऐसा कोई प्रोटेक्शन गारंटी नहीं है। क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये तंत्र मार्ग का हिस्सा है, जो आप कर रहे हैं वो मंत्र मार्ग है, आप मंत्र पाठ कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा है कि बहुत सात्विक लोग हैं, बहुत ही सात्विक परिवार है, पर उनके यहाँ नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो ये एज एन एक्सेप्शनल केस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये सब्जेक्टिव फिनोमेना है। तो फिर इसको दूर करने का क्या उपाय हो सकता है? इसको दूर करने के अलग अलग उपाय हैं, पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि नेगेटिविटी आई किस तरह की है, कैसी एनर्जी है। हमारे पास एक साइंटिफिक डिवाइस है जिसे कहते हैं ऑरा स्कैनर। हमने इसको अमेरिका से इंपोर्ट किया है। हम इसमें स्कैनिंग करके वहां की सॉइल को एज अ सैंपल ऐड करते हैं और ये देखते हैं कि क्या इस घर में किसी पर्टिकुलर एरिया में नेगेटिविटी है, और अगर है तो उसकी ओरिजिन क्या है, कहाँ से आई है, किस तरह की एनर्जी है। जब तक हम ये डायग्नोस ना कर लें तब तक हम इसका इलाज नहीं कर सकते। और एक बात क्लियर समझ लीजिए, कभी कभी लोग ये विद्वता करते हैं, अरे हमारे इस घर में नेगेटिव है, हम ये घर छोड़ देते हैं तो ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर वो एनर्जी आपके ऊपर है तो आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, वहां भी काम करेगा। तो यानी कि इसके लिए फिर पूरे प्रोसेस से चलना चाहिए। हाँ, एक पूरा प्रोसेस है। आप कह सकते हैं जैसे सर्जरी है, सर्जरी का एक प्रोसीजर है। हम ये नहीं कह सकते चलो चलते फिरते सर्जरी कर दें, नहीं। बिल्कुल। तो आदित्य जी, जैसे हम अभी घरों में पॉजिटिव नेगेटिव इन सब चीजों की बातें कर रहे हैं, क्या इन सब चीजों का असर, या जैसे आपने एनर्जीज की बात करी, इसका असर जो हम प्रमुख हस्तियां देखते हैं उन पर भी होता है? बिल्कुल होता है। आप कभी कभी देखते हैं, जिनकी हम बात बिल्कुल आप देखेंगे अचानक एक सेलिब्रिटी की 3 फिल्म्स हिट होती हैं और उसके बाद वो इतिहास से नाम गायब हो जाता है। ऐसे बहुत से एक्टर हैं इतिहास में कि जो आए और सुपरहिट पिक्चर हुई। मैं नाम नहीं खोलूंगा, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी एक्टर के बेटे और एक दूसरे एक्टर के बेटे जीजा साले थे,
मेरे पास थे, वो फैमिली की पूरी घटना मेरे पास है, वो पूरा परिवार मेरा क्लाइंट है, नाम इसलिए नहीं खोलना चाहता। तो मुझे अच्छे से याद है, पहली पिक्चर आई थी, पहली पिक्चर में उसमें से एक जनाब इतने हिट हो गए कि क्या बताएं। और जबकि बाद में उनका करियर खत्म हो गया। जो सेकंड हीरो था, यानी जो बाद में साला, मतलब जिनकी पत्नी जी और पत्नी जी का भाई साले जो हैं, साले आज भी चल रहा है, उनका आज भी सिक्का चल रहा है। तो ऐसे भी घटनाएं मिलती हैं। कभी कभी ऐसे ही आप देखेंगे राजनीति में कोई नाम अचानक उठा और अचानक गायब हो गया। जैसे अभी अजीत पवार जी की घटना आ रही है, बहुत से लोग उस पर शक कर रहे हैं, हालांकि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से कि उसमें तंत्र का इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं, पर अजीब घटना हुई, अचानक हुआ। जैसे राजेश पायलट जी के साथ हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ हुआ, वाईएस राजशेखर रेड्डी जी के साथ हुआ। वाईएसआर का तो मुझे याद है, मैंने डेक्कन क्रॉनिकल अखबार में बाकायदा प्रेडिक्शन दिया था ये, कि उनकी डेथ आकाश में होगी और अचानक गायब हो जाएंगी, और उनकी जीत का भी मैंने प्रेडिक्शन दिया था उस समय। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो जैसे आप किसी का चार्ट देख करके उसकी मृत्यु भी प्रिडिक्ट कर देते हैं, तो उसको कैसे पता लगाता है? मतलब उसका जीवन फिर क्या वहीं तक ही दिखाई देता है, या किस तरह से वो चीजें होती है? कुंडली में दशाएं ये साफ साफ बता देती हैं कि मृत्यु कितनी निकट है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत फेमस हस्ती हुए हैं थिएटर के, पद्मश्री डॉक्टर राज बिसारिया जी, लखनऊ के रहने वाले थे। मेरे पास उनकी कुंडली भेजी गई और मैंने देखी, और मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर डेट मैंने लिख दी कि ये तारीख मुझे पार होती हुई नहीं दिखती। अगर 1% ये पार हो भी गई तो इनका जीवन बहुत मृत्यु तुल्य वाला हो जाएगा। अब इसको ईश्वर को लोग संयोग भी कहेंगे, मैं तो भविष्यवाणी बोलूंगा कि मैंने 16 फरवरी शायद लिखी थी, एंड आई थिंक ही डाइड ऑन 16 फरवरी 2024 प्रिसाइजली, उसी डेट पे। और आज भी उनका पूरा परिवार, उनकी बिटिया, उनके दामाद, उनकी पोती, उनकी पत्नी जी, सब मेरे टच में हैं और बहुत सम्मान करते हैं, मेरी हर बात को लोग फॉलो भी करते हैं। तो वहां पे हमने डेट ऑफ डेथ लिख दी। ऐसे ही हाथ की रेखाएं बहुत साफ बता देती। अभी रिसेंटली कानपुर शहर में एक होटल इंडस्ट्री के भीष्म पितामह कह सकते हो आप उनको, उनकी माता जी के साथ घटना हुई। मैं हॉस्पिटल में बुलाया गया, मैंने जैसे उनका हाथ देखा तो मैंने देखा ब्रेन लाइन खत्म हो चुकी है। तो मैंने उनसे कहा, देखो ब्रेन लाइन खत्म है, ब्रेन डेड हो चुका है, लाइफ लाइन मेरे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 96 घंटे की है, 96 आवर्स बचे हैं। और यही घटना होने से 1 साल पहले, लास्ट ईयर भी मैंने उनको बताया था कि ध्यान रखिए, जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, मैंने कहा अभी तो ये निकल जाएगा पीरियड, हम लोग उपाय करेंगे, निकाल पाएंगे, परंतु अगले साल ध्यान रखिएगा मार्च पार होता नहीं दिखता। तो 1 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी, वही घटना फरवरी में आई और एग्जैक्ट 90 आवर्स पे उनकी देह शांत हो गई। तो एग्जैक्ट बताया जा सकता है। और कई बार लोगों को कोई असाध्य रोग हो जाता है, वो सब चीजें भी आप कुंडली में देख पाते हैं? बिल्कुल, कुंडली का एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं D12 और D8, अष्टांश और द्वादशांश। इससे हम ये भी निकाल सकते हैं कि जन्म लेने वाले बच्चे को कौन सी बीमारी है, उसको किस उम्र में कौन सी बीमारी होगी। कारण हम ये नहीं कहते कि आपकी डाइट्स वाली बीमारियां हम निकाल लेंगे, जैसे आपको खाना ज्यादा शुरू कर दे, मोटा हो जाए, ओबेसिटी ले ले, तो ओबेसिटी कोई कुंडली में नहीं निकलेगी, क्योंकि वो तो आपके खान पान, आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसीज है। पर जो डिसीज है, जैसे ईश्वर न करे कुछ लोगों के आप देखोगे जन्म से किडनी खराब है जी। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी हमने कुंडली देख के बता दिया इसको ऑटिज्म है, कुछ के बता दिया CKD का पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, किसी के बता दिया इसके सिंस बर्थ हार्ट में प्रॉब्लम है। तो ये जो घटनाएं हैं ये सब कुंडली में प्रिसाइजली दिखती हैं। तो क्या कोई कर्म का सिद्धांत भी इसमें काम करता है? बिल्कुल करता है, पर इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है उस समय वो कौन सा कर्म करने जा रहा है। अगर एक बच्चा भारत के सबसे अमीर परिवार में जन्म लेगा, मर्सिडीज BMW ऑडी में घूमेगा, उसको सोने की चम्मच से दूध पिलाया जाएगा और शहद पिलाया जाएगा, आप बताइए उसने कौन सा कर्म किया है? कोई कर्म नहीं किया, वो तो जन्म हुआ है, तो वो अपना प्रारब्ध लेके आया है, यानी कि भाग्य लेके आया है जी। पर अगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े परिवार में डेथ होती है किसी एक की, और 2 भाई अलग अलग बराबर सत्ता पाते हैं, दोनों को सेम नर्चरिंग सब कुछ मिली है, एक भाई सफलता के शिखर पर और एक अर्श पर, तब आप क्या कहोगे? यहाँ पे कर्म का भी रोल है और भाग्य का भी रोल है। तो भाग्य आपके जन्म के साथ आता है, कर्म आपके जन्म के साथ शुरू हो जाता है। तो मेरा मानना है किसी भी व्यक्ति की सफलता में 60% कर्म है, 40% प्री अलॉटेड डेस्टिनी है, जिसको नहीं चेंज कर पाओगे। अच्छा, वही मैं जानना चाह रही थी कि जैसे आप बोल रहे हैं कि 60% वो प्री अलॉटेड है। नहीं, 60% कर्म है, मेरी मेहनत है, ओके, और 40% प्री अलॉटेड है। तो यानी कि हम अगर अच्छे कर्म करते हैं या हम अच्छी चीजें कर रहे हैं तो हम उस चीज को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं, बहुत हद तक कर सकते हैं। मैं अपनी कुंडली में देखूं तो मेरी कुंडली में शनि भगवान जी वृद्धावस्था में है, मेरे तो शनि बहुत कमजोर होने चाहिए थे। मेरे राइट हैंड में देखता हूं तो माउंट ऑफ सैटर्न बहुत वीक है,
परंतु मैंने स्वयं अपने कर्म से, मेहनत से, उपाय से शनि भगवान जी के रत्न को धारण करके नीला रंग पहन के आज शनि को बहुत तेज कर रखा है अपने हाथ में। तो आप कर सकते हैं। कहा गया ना, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कोंक भाल के। तो मंत्रों से, मणियों से, यंत्रों से भाग्य को सुधारा जा सकता है। हम दशा नहीं बदलेंगे, दिशा बदलेंगे। शनि का जिक्र आपने कर ही दिया है, तो शनि है या राहु केतु है, ये कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनको लेकर के लोगों के मन में बड़ी धारणा है, डरते हैं। शनि का नाम, शनि की 7.5 चल रही है, अगर कोई ये बोलता है तो सोचता है कि उसके साथ अब बुरा होने वाला है। शनि की 7.5 को लेकर सबसे ज्यादा वहम, बकवास और नॉनसेंस फैलाया गया है। कारण शनि ग्रह है दंडाधिकारी, शनि किसी को माफ नहीं करते। परंतु ये भी जान लीजिए कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो 7.5 आपकी लाइफ का बेस्ट फेज साबित होगा। अगर मैं अपना याद करूं, पिछले मेरी 7.5 रही। जब मेरी 7.5 आई तो मैंने मैया से कहा, माँ मेरी 7.5 आ रही है, अब तो आनंद आना चाहिए। बोली बिल्कुल आएगा। मुझे याद है मैंने 7.5 के दौरान कम से कम 5 प्रॉपर्टीज खरीदी है। विद इन 7.5 years आई बॉट 5 प्रॉपर्टीज। क्यों? उस 7.5 ने मुझे लाभ दिया। और सिर्फ मुझे ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी और इस देश के, इस समय के वर्ल्ड के नंबर 1 लीडर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इनकी भी 7.5 में ही प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए 7.5 आपको सफलता के शिखर पर ले जा सकती है, बशर्ते आपके कर्म अच्छे हों, इंटेंशनली आप किसी को हार्म ना करें और आपने सही इरादे के साथ, सही मेहनत के साथ लगन से लगे रहें। तो इसलिए 7.5 से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपकी कुंडली में शनि भगवान कहाँ स्थित हैं, उनके उपाय करिए। शनि भगवान को सबसे अच्छी बात तो ये है कि शनि इकलौता ऐसा ग्रह है जो कहता है मेरी पूजा मत करो। आप याद करिए, हमारे दादा परदादाओं के टाइम पे शनि मंदिर ही नहीं होते थे, शनि की मूर्ति ही नहीं थी। अब तो हर शनिवार को दुर्भाग्य है, पहुंच जाते हैं मंदिरों में, दुर्भाग्य है। शनि इकलौता ऐसा ग्रह है जो कहता है मेरी पूजा मत करो। मैं स्वयं अगर बोलूं तो मेरी एज है 42 साल, मैंने 42 बार शनि मंदिर नहीं गया हूं, शायद 4 बार नहीं गया हूं, पर मैं कर्म करता हूं, मेहनत करता हूं। जब शनि भगवान जी को देखता हूं, प्रणाम करता हूं दूर से कि हे प्रभु आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो आप कर्म करिए, आप अपने कर्म की दिशा इतनी स्ट्रांग करिए कि शनि आपको सपोर्ट करेगी। शनि आलसी लोगों को दंड देते हैं। शनि मतलब कर्म का फल देता। शनि कर्म फल दाता। आपको कोई शनि भगवान की मूर्ति के सामने जाने की जरूरत नहीं है। शनि भगवान जी की जो सबसे हमारे यहाँ पुरातन शिला है, वहां भी मूर्ति नहीं है, शिला है। शिला पे जल चढ़ाया जाता था, शिला पे तेल चढ़ाया जाता था। तो शनि भगवान की तो मूर्ति के सामने नहीं जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि शनि तो पसंद ही नहीं करते, क्यों आ गए भाई, चलो जाओ। ये हाल है। और जैसे राहु केतु है, इनको तो एक छाया ग्रह टाइप का माना जाता है, और जो एक पौराणिक कथा भी हम सुनते आए कि कैसे उन्होंने चोरी छुपे अमृत का पान भी कर लिया था। तो उसका थोड़ा सिग्निफिकेंस समझाइए। राहु केतु से भी लोग थोड़ा डरते हैं कि केतु जो है बहुत आध्यात्मिक कर देता है और राहु जो होता है बिल्कुल मति भ्रम कर देता है। पहली बात तो मैं हमेशा इनको राहु भगवान, केतु भगवान बोलता हूँ। और भगवान बोलने का कारण यह है कि जिस भी शक्ति ने अमृत का पान किया वो देव हो गया। अगर आप सिर्फ चरित्र के हिसाब से बात करें तो मुझे लगता है देवराज इंद्र का चरित्र भी इस तरह का नहीं है कि उन्हें भगवान कहा जाए। इंद्र के सिंहासन तो बहुत बार हिल जाते हैं। भी है, चरित्र के भी हैं, मतलब गौतम ऋषि की भी घटना है, अहिल्या माता की, तो बड़ा अपमानित महसूस होता है। तो उसके कारण इंद्र भी देवतुल्य तो नहीं कहलाएंगे। पर हाँ, अगर हम बात करें अमृत पान की, तो अमृत पान चूंकि किया, सौरभानु नाम का राक्षस था, उन्होंने जो है अमृत पान किया। अमृत पान करने के बाद उनके शरीर के 2 हिस्से हो जाते हैं। जो ऊपरी भाग है वो राहु है, इसलिए हमारे थॉट्स को, हमारे माइंड को, हमारी वाणी को कंट्रोल करते हैं राहु भगवान। केतु भगवान के पास नीचे का हिस्सा है और वो मछली के रूप में दिखाए जाते हैं। ऐसे में कहते हैं कि केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपको बहुत ज्यादा घुमाता है, भटकाता है। राहु जब आएंगे आपके जीवन में तो कर्जा बढ़ा देंगे। राहु को कर्जा बहुत पसंद है। राहु की महादशा आते ही कर्जा बढ़ने लगता है। राहु मति भ्रमण देते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, मन को भटकाते हैं, गलत दिशा में ले जाते हैं। परंतु राहु ही वो ग्रह है जो आपको आध्यात्म में ग्रोथ देता है। राहु ही वो ग्रह है जो आपके सफलता को टॉप पे ले जा सकता है। मुझे अच्छे से याद है 2004 में मैंने बोला था मुलायम सिंह यादव जी के बारे में, जब उनका तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ था, उनकी राहु भगवान जी की महादशा चल रही थी, और मैंने कहा था न सिर्फ ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगे बल्कि ये आगे चल के अपने पुत्र को भी उसी कार्यकाल का हिस्सा बना देंगे, और वो देखने को मिला। मुलायम सिंह यादव जी की राहु की महादशा के दौरान वो 3 बार मुख्यमंत्री बने, 1 बार राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा मंत्री बने। तो राहु की महादशा भी अगर आपकी कुंडली अच्छी है तो आपको सूट करती है। और अगर आपको जानना है आपके राहु कैसे हैं तो सिर्फ बालों पे ध्यान दीजिए। जिनके बाल बहुत घने दिखेंगे आपको, मेरे टाइप के, तो आप समझ लीजिएगा उच्च का राहु मौजूद है। और जहां आपको 28-30 साल का लड़का दिखे, हेयर लाइन कम हो रही है, बाल यहाँ से गायब हो रहे हैं, तो
तो समझ लीजिएगा शायद उसके राहु भी खराब है। हालांकि मैं यहाँ डॉक्टर्स को, ट्राइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियंस का बिजनेस खत्म नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी जगह सही है, वो भी कारण नेचुरली कोई चीज अगर ऐसी बट नेचुरली भाई बात ये, किसी की अच्छी खासी लाइफस्टाइल है, सब कुछ है, उसके बावजूद बाल जा रहे हैं, तब तो ट्राइकोलॉजिस्ट भी मानेंगे ना भाई, कुछ तो रीजन है। तो इसलिए वहां पे राहु का रोल है। राहु केतु के नाम पे डराया बहुत जाता है। अभी तो पीछे एक पिक्चर भी आई थी और जब वो फ्लॉप हो गई शायद, तो लोगों ने कहा लो राहु केतु के चक्कर में फ्लॉप हो गई। ऐसा नहीं, राहु केतु भगवान को इतना टाइम नहीं है कि पिक्चर फ्लॉप करें या हिट करें। केतु भगवान की अगर बात करें तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपको बहुत ज्यादा टर्बुलेंस देता है, उठा पटक देता है। केतु की महादशा आपको बहुत ज्यादा तनाव दे सकती है, आपके बॉडी के लोअर पार्ट में बीमारियां दे सकती है और अशुभ कारक हो सकती है। पर ये जान लीजिए, यही राहु केतु अगर कुंडली में उच्च के हो जाए, छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में बैठ जाए, अशुभ भाव में, तो इनसे ज्यादा अच्छा ग्रह कोई नहीं होता। और वैसे भी कलयुग में अगर कोई 3 ग्रह डोमिनेंट है तो वो है शनि भगवान, राहु भगवान, केतु भगवान। इसका मैंने बेस्ट उदाहरण ऐसे देखा, मेरे घर पे नवग्रह मंदिर है, तो मैं एक बार खड़ा तो मैंने ऐसे ही देखा कि सबसे ज्यादा किन भगवान के ऊपर रोली चंदन अक्षत लगता है, किनकी पूजा सबसे ज्यादा होती है, तो मैंने देखा शनि भगवान, राहु भगवान, केतु भगवान। अच्छा। उसके बाद मंगल भगवान और थोड़ी सी चंद्रमा भगवान। तो हमने कहा बाकी भगवानों की इतनी ज्यादा प्रोटोकॉल लगता है, लगता नहीं। वो चक्कर यही है, क्योंकि कुपित भी यही करते हैं, दंड भी यही देते हैं, फायदा भी यही देते हैं। तो इसलिए राहु केतु से डरिए नहीं, राहु केतु को अपने फेवर में करिए। मतलब इसका सीधा तरीका ये कि अपने अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, अपनी कुंडली दिखवाइए, उपाय करिए, उस ग्रह को तेज करिए। ये मत डरिए अरे मेरी कुंडली में राहु खराब, अरे खराब है तो उसके उपाय हैं। अगर उपाय नहीं थे तो बुरा न मानिएगा, स्कंद पुराण क्यों लिखी गई, क्यों ऋग्वेद लिखा गया, ऋग्वेद में मंत्र क्यों लिखे गए इनके, इसीलिए लिखे गए ना कि इनके मंत्र करिए, इनका दान करिए, इनका उपाय करिए। और उपायों से ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है, उनकी ऊर्जा को बैलेंस किया जा सकता है। मैं दावा नहीं करता कि गन्ना कड़वा हो जाएगा और मिर्चा मीठी हो जाएगी, पर मिठास कम हो ज्यादा तो होगी ना जी। पर कई बार बड़े अटपटे से भी उपाय चलते हैं। कैसे? तो मतलब ये चढ़ा दो, वहां वो कर दो, या कहीं ये गाड़ दो, जो इस टाइप के उपाय होते हैं। ये एक्चुअली क्या है, अपने यहाँ कुछ किताबें हैं, लाल पीली नीली पीली हरी किताबें, ये उसके हैं उपाय। हालांकि वैदिक ज्योतिष के हमारे जैसे जो साधक हैं, मैं आज भी अपने आप को एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट बोलता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ आज भी, ठीक है, 3 डॉक्टरेट 7 डॉक्टरेट डजंट मैटर, टोटल मेरे पास 8 डॉक्टरेट है, बट मैं अपने आप को बोलता हूँ स्टूडेंट, मैं आज भी स्टूडेंट मानता हूँ। तो एज अ स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोलॉजी हमने कभी भी लाल किताब, पीली किताब, नीली हरी किताब नहीं पढ़ी, हमने ऐसे कोई भी उपाय नहीं पढ़े। हाँ, हमने ये पढ़ा है दान कर दीजिए, इन वस्तुओं को नदी में प्रवाह कर दीजिए, इन वस्तुओं को गरीब और नीडी लोगों को दे दीजिए, ये हमारे यहाँ होता था और ये सर्वथा उचित। मुझे तो लगता है कि ये एक्शन रिएक्शन वाला जो एक वो या कर्म का जो सिद्धांत है, पूरा कर्म का सिद्धांत, बिल्कुल ये कर्म का सिद्धांत है। आप जब नदी में भी कुछ डालते हैं तो मछलियों के लिए डाल रहे हैं। हम, आप सोचो, अक्सर हम कहते हैं चांदी के सर्फ डाल दो नदी में। अब आप सोचोगे जब आप अपने घर में वो लगाते हो आरओ प्लांट, तो कहते हैं सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी, जी, पानी में चांदी डाल दी, तो हम तो पूरी नदी में ही चांदी डाल रहे हैं। सब कुछ लॉजिकल है, हर चीज के पीछे लॉजिक था, तो इकोसिस्टम का पार्ट था। अब गंदगी कहाँ हो गई, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल मटेरियल, उसका हम विरोध करते हैं। और जैसा आपने जिक्र किया अभी नरेंद्र मोदी जी का, या वो शनि की 7.5 के दौरान वो बने प्रधानमंत्री, और मुलायम सिंह यादव, उनकी राहु की महादशा चल रही थी, तो आपने उनके पुत्र का भी जिक्र किया, उस पर मैं आना चाहूंगी कि यूपी की राजनीति से अलग भी क्या अखिलेश यादव कभी राष्ट्रीय स्तर पर आएंगे, या उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री कभी बन सकते हैं? पहली बात तो राष्ट्रीय स्तर पे ऑलरेडी हैं, मैं उनको क्या कहूँगा, ठीक है, बहुत आदरणीय हैं, अच्छा है, कर रहे हैं। मैंने इनके बारे में जुलाई 2022 के पहले, जो चुनाव के पहले बोला था कि अखिलेश यादव जी डबल पावर से वापस आएंगे। उससे पहले उनकी यूपी विधानसभा में शायद 55 सीटें थी, इस बार 111 हैं, एग्जैक्टली 1 सीट बस ज्यादा है। इस बार 2027 का जो चुनाव आ रहा है उसमें अखिलेश जी मुझे पुनः पावरफुल होते दिख रहे हैं। पर यह कहना कि क्या वो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं 27 में, इस पे थोड़ा सा मुझे संशय लगता है। क्यों? क्योंकि जब तक योगी आदित्यनाथ जी वहां पे विराजमान हैं, जिनकी की स्वयं की जो हास्य रेखाएं हैं वो बहुत मजबूत हैं, तो ऐसे में मुझे डाउट है कि हो पाएगा 27 में। पर हाँ, अखिलेश जी एक बार पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि उनकी कुंडली में कम से कम 2 बार मुख्यमंत्री बनने के योग हैं। तो अगर मान लिया योगी जी सेंटर की तरफ जाते हैं, तो फिर बीजेपी में कौन उनका कौन सक्सेसर होगा, वहां पे कौन उभरेगा? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, मुझे लगता है शायद सेकंड लाइन ऑफ पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दिख नहीं रही है। तो हो सकता है कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है, जैसे मोहन यादव जी आए हैं,
जैसे और नए देवेंद्र फडणवीस जी जब आए थे तो भी नए थे। हो सकता है बीजेपी की कुछ इंटरनल चल रही है, उसके बारे में आई एम नॉट द राइट पर्सन, अभी नहीं कह पाऊंगा। जी जी, मोहन यादव जी का ही जिक्र आपने अभी छेड़ दिया है, तो हाँ। मध्य प्रदेश में क्या आगे भी वो रहेंगे एक मजबूत नेता के तौर पर, क्योंकि पॉपुलर तो वो हैं? तो आप कभी मोहन यादव जी का चेहरा देखिए, उनका मस्तक देखिए, मस्तक उनका इतना ज्यादा चौड़ा ललाट है जो शो करता है कि उनका राहु और बृहस्पति दोनों बहुत अच्छे हैं। उनके हाथ की रेखाएं भी देखने को मिली हैं, जिसके अनुसार मेरा ये मानना है कि मोहन यादव जी कम से कम 2 बार मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे। हो सकता है तीसरा कार्यकाल भी करें और तीसरे में वो बीच में हट जाएं या उनको और बड़ा कोई कार्यकाल मिल जाए या कोई बड़ा उनको दायित्व दे दिया जाए। तो जो बाकी दूसरे नेता हैं वहाँ पे, उनका सेकंड में नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगी, बट वैसे बहुत से हैं वहाँ पे। मुझे लगता है प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, उनका भी बहुत मजबूत भाग्य है। मुझे एक बार सौभाग्य मिला था उनसे मिलने का, तो मैंने उनका हाथ भी देखा हुआ है, तो वो भी बहुत प्रमुख दावेदार और प्रबल दावेदार हैं आगे चलकर। और अगर दूसरे राज्यों की तरफ हम बढ़ते हैं, या वहां पे आपको कौन ऐसे प्रोमिनेंट फेस दिखाई देते हैं जो कि पॉपुलर ज्यादा होंगी? बिहार में तेजस्वी यादव मुझे लगता है कि आगे बहुत पावरफुल होने वाले हैं और अपने पिताजी की जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मुझे दिखता है एक वो बहुत मजबूत है। दूसरा, मुझे महाराष्ट्र में मैं बोलूंगा कि अभी जो शरद पवार जी की पुत्री हैं, मुझे वो भी बहुत ताकतवर दिखती है कि वो भी जो है लेगेसी को आगे बढ़ाएंगी, वो भी बहुत मजबूत दिखती है। सुप्रिया सुले जी जो हैं वो भी मुझे लगता है कि बहुत आगे बढ़ाएंगी। और एक दिया कुमारी जी हैं जो कि इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी मुझे बहुत बड़े स्तर की राजनेता दिखती हैं आगे। तो ये ऐसे नाम हैं जिनको आप राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम देखेंगे भारत। और साउथ की अगर बात करें तो साउथ में कौन से प्रमुख ऐसे नेता हो सकते हैं जो आने वाले टाइम में दिखाई दे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेंटर की राजनीति होती है उसमें नॉर्थ का दबदबा थोड़ा सा रहता है, तो क्या ये समीकरण या ये इक्वेशन आगे भी आपको ऐसे दिखाई दे रही है? आगे भी ऐसी दिख रही है, मगर मुझे वहां से एक नाम बहुत तेजी से उठता दिख रहा है, वो है तेजस्वी सूर्या, जो मुझे बहुत उभरते हुए सितारे के रूप में दिखते हैं और मुझे दिखता है कि वो भी नेशनल लेवल पे दिखाई देंगे। और अगर बॉलीवुड की तरफ हम अगर अपना रुख करें तो कौन कौन से ऐसे आप देखते हैं अपकमिंग स्टार किड्स, या जो भी, मतलब नॉट जस्ट फॉर स्टार किड्स, जो और दूसरे भी नए अभिनेता अभिनेत्री हैं, उनमें कोई आपको नया नाम ऐसा दिख रहा है जो आगे जाकर के बहुत अच्छा करने वाले हैं? किसी पर्टिकुलर के बारे में बोलें तो मैं उसकी एनालिसिस बताऊं? जी, जैसे सेकंड लीड में जैसे अभी हम देखते हैं जो अभिनेत्रियां हैं, चाहे श्रीदेवी की बेटी हो, जानवी कपूर हैं, और अनन्या पांडे हैं। जानवी कपूर की कुंडली बहुत मजबूत है। सारा अली खान है। जानवी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप एंड शी हैज अ ब्राइट फ्यूचर। मैं ये नहीं कहूंगा श्रीदेवी जी से बेटर, क्योंकि श्रीदेवी जी का एक अलग ही ऑरा था, पर हाँ ये कह सकते हैं कि श्रीदेवी जी से कम उनका टेन्योर एज एन एक्ट्रेस नहीं होगा। बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, बहुत बढ़िया प्रोग्रेस है उनकी। जानवी कपूर इज स्ट्रॉन्ग। सारा अली खान की अगर मैं बात करूं तो मैं सारा अली खान जी को बहुत लंबे रेस पे नहीं देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि 7 to 10 years उनका ऐसा फेज है जिसमें बहुत बढ़िया करेंगी, वो फेज है। बट अगर आप कहें बहुत लंबा, नहीं, मैं बहुत लंबे में नहीं देखता। और एक्टर्स की अगर बात करें तो उनमें आप बताइए। जी, जैसे अभी जो करंटली जो पॉपुलर है, चाहे रणवीर सिंह हो, रणवीर कपूर हो, या फिर उनसे एक जनरेशन पीछे वाले स्टार्स भी अब आ गए हैं। हाँ बिल्कुल तो है। मेरा मानना है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बॉलीवुड में एक ही एवरग्रीन और मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं, सलमान खान। वो थे, वो हैं और वो रहेंगे। उनके बारे में मैंने 2002 में लिखा था कि कभी शादी नहीं करेंगे। आज भी वो शादी नहीं करेंगे, मुझे ऐसा ही दिखता है। ईश्वर करे वो कर ले, मैं चाहूंगा। तो वो स्टारडम जो सलमान खान का था वो, या शाहरुख खान का, वो वैसा बरकरार रहेगा? बरकरार है, बरकरार रहेगा, क्योंकि आप देखें नंबर 9 से गवर्न सलमान खान, उनकी कुंडली, उनका हाथ इतना मजबूत है कि ईश्वर न करे पर जीवन के आखिरी क्षण तक इनका स्टारडम मजबूत रहेगा और बरकरार रहेगा। उतनी ही फैन फॉलोइंग रहेगी, बहुत स्ट्रांग है। और शाहरुख खान का भी बहुत स्ट्रांग है। शाहरुख खान की जो सबसे अच्छी बात है, आप ये कह सकते हैं, वो ये है कि शाहरुख खान अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। वो जिस फील्ड में करेंगे वो उसमें बिल्कुल जुझारू होकर करते हैं। आपने देखा, पीछे मैंने देखा तो उन्होंने शायद बॉडी बिल्डिंग कर ली थी, फिर उन्होंने अपने हेयर स्टाइल बदल दिया। वो उसी के हिसाब से पूरी बॉडी ही मॉडिफाई कर लेते हैं जैसा रोल उनको मिलता है। उनकी एडेप्टेबिलिटी की खासियत है, और यही शायद कारण है कि शाहरुख का, जैसा मेरा अंदाजा है, अंदाजा इसलिए बोलूंगा क्योंकि उनकी कुंडली किसी के पास नहीं है, तो जो मैंने हाथ देखा है, जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शनि उस व्यक्ति का बहुत स्ट्रांग है और इतना अच्छा है कि उसको सफल होने से कभी कोई रोक ही नहीं सकता। आमिर खान के बारे में भी यही कहेंगे कि आप परफेक्शनिस्ट हैं? वो तो आमिर खान जी मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं। उनके बारे में मेरी एक भविष्यवाणी है जो कि
अच्छी है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता, बट मेरा उनके बारे में एक भविष्यवाणी पहले भी थी, आज भी है, कि अगर वो 7 शादियां भी कर लें तो भी शायद वो शादियां नहीं टिकेंगी, क्योंकि वो इतने परफेक्शनिस्ट हैं कि शायद उतना परफेक्शन स्पाउस में भी नहीं मिल पाता हो। उनको परफेक्ट पार्टनर शायद जो चाह रहे हैं वैसा नहीं मिल पाता। हाँ। जी जी जी। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे अभिनेताओं की, तो जो सेकंड लीड है न्यू जनरेशन में कौन कौन आपको लगता है कि? मुझे जो नई जनरेशन में मैं अगर बोलूं तो मुझे रणवीर सिंह बहुत अपीलिंग लगते हैं। पोटेंशियल, हाँ, मैं कुंडली से अपीलिंग बात करता हूँ, लुक्स से नहीं करता जी। ऐसे ही एक बहुत ही, मतलब आप ऐसे कहोगे लुक्स से अगर बोलें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुझे बहुत परफॉर्मिंग दिखते हैं, जबकि शायद लुक्स में वो चीज़ ना हो, बट वो बहुत शानदार एक्टर हैं और मुझे लगता है उनका भी लंबा फ्यूचर है। हम उनको अगले 15-20 साल तक कम से कम परफॉर्म करते हुए देखेंगे। रणवीर सिंह को मैं ऐसे ही देखता हूँ कि वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हुए देखेंगे। रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, इनका भी? आलिया भट्ट का मैं अब जो है कमबैक भले हो जाए, पर आलिया भट्ट जी की जो एक्टिव वर्किंग है मुझे नहीं दिखती। उनकी कुंडली मेरे पास इसलिए अवेलेबल है क्योंकि भट्ट साहब के थ्रू वो कुंडली मेरे पास ओरिजिनल है। अच्छा। मैं बता सकता हूँ। अगर खेल की दुनिया की हम बात करें तो विराट कोहली हैं या रोहित शर्मा हैं, उनको आप किस तरह देखते हैं कि उनका भविष्य कैसा है? आने वाले वर्ल्ड कप में वो होंगे या नहीं? आने वाले वर्ल्ड कप में मैं ना तो रोहित शर्मा जी को देखता हूँ, ना ही विराट कोहली जी को देखता हूँ, परंतु ये दोनों मुझे लगता है क्रिकेट के ऐसे भीष्म पितामह स्टॉलवर्ड्स तैयार होंगे जिनको कि आने वाली सदियां भी याद रखेंगी। जैसे आज भी हम सुनील गावस्कर, कपिल देव जी को नहीं भूलते, जैसे हम आज भी सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, इनकी इज्जत करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही मुझे लगता है हम इन दोनों को भी उतना ही सम्मान देंगे। पर हाँ, ये कहना कि क्या अब इनका जो क्रिकेट का करियर है वो अपने धरातल पे जा रहा है या ढलान पे जा रहा है, तो धरातल तो गलत वर्ड होगा, पर ढलान एक सही शब्द होगा। हर सूर्य जो उगता है उसको एक दिन तो ढलना ही है, तो मुझे लगता है अब ढलान की ओर है। जी। और अब हम थोड़ा इकोनॉमी की भी बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी इस समय पे एक थोड़ा सा ऐसे मंदी के दौर में है, कह सकते हैं। आपको क्या लगता है, सोने चांदी के रेट इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्या इसमें बढ़ोतरी और दिख रही है आगे आने वाले टाइम में? इकोनॉमी कैसी रहेगी? जुलाई 2022 में मैंने एक निजी चैनल पर ये बोला था कि 2025 के बाद 5 साल ऐसे हैं जबकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिलने वाली है। आज भी मैं ये बोल रहा हूँ कि 2025 से 2030 के बीच में दुनिया की बहुत सी इकोनॉमीज अपने आप को बर्बाद करती हुए पाएंगी। दुनिया की बहुत सी इकोनॉमीज कोलैप्स हो जाएंगी और ये जो नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे देश थे, ये कोलैप्स होते दिखेंगे। और दुनिया में अगर कोई एक देश आपको सबसे सेफ, सबसे आगे दिखेगा तो वो हमारा भारतवर्ष है, जिसकी इकोनॉमी भी स्टेबल रहेगी, यहाँ पे बेरोजगारी भी नहीं आएगी और हम पूरी सेफली इससे निकल जाएंगे। बात आती है सोने और चांदी की। तो सोने और चांदी की अगर बात करें तो सोने और चांदी के रेट में बहुत तेजी से हम ग्रोथ देख रहे हैं। सोना मैंने 2025 में बोला था कि 1 लाख क्रॉस करेगा, 2026 में 2 लाख प्रति 10 ग्राम का रेट सोना क्रॉस कर जाएगा। बात आती है अगर 2030 की बात करें तो मुझे दिखता है 5 लाख रुपए के निकट सोना पहुंच जाएगा। और चांदी की अगर बात करें तो मैंने चांदी के लिए 3 लाख की भविष्यवाणी दी थी, जो कि इस बार लगभग उसने टच किया, फिर से कर लेगा। और 15 लाख रुपए की भविष्यवाणी मेरी है चांदी के बारे में 2030 में। मतलब कोई राहत नहीं है यहाँ पे? ये राहत की बात ही नहीं है। बात इसलिए नहीं है राहत की क्योंकि सोना देव धातु है, ये हमेशा ही महंगा था, ये कभी सस्ता था ही नहीं। आप हमारे बुजुर्गों से बात करिए, वो कहेंगे सोना तो हमेशा ही महंगा था। अरे जिस जमाने में 1 रुपए कमाते थे तब सोना इतने रुपए का था। तो सोना हमेशा जो उस समय की इकोनॉमिक स्टैंडर्ड होते हैं उससे महंगा ही रहा है। ये देवताओं के धातु है, राजा महाराजाओं के मुकुट होते थे सोने के। आप बताइए आम आदमी सोना पहनता था? हाँ, सही बात है। तो आम आदमी पहले भी सोना नहीं था, क्योंकि देव धातु मानी गई है, देवताओं की धातु मानी गई है। आप देखो देवताओं के मुकुट दिखाए जाते थे सोने के। बिल्कुल। तो हमेशा से ये महंगी धातु थी, मूल्यवान धातु नाम ही इसीलिए प्रेशियस मेटल। इसको नॉन प्रेशियस मेटल नहीं बोलते, इंग्लिश में आज भी इसको प्रेशियस बोलते हैं। प्रेशियस का मतलब नोबल मेटल है, आसानी से नहीं मिलेगा, महंगा है, महंगा रहेगा, कौन समस्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जैसे इकोनॉमी की हम बात करें, आपने बोला भारत में स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन आईटी सेक्टर को अगर हम देखते हैं तो एआई के आने से जॉब्स लोगों की कट हो रही हैं, आगे और भी हो सकती हैं। तो क्या लगता है आईटी सेक्टर क्या इससे बहुत प्रभावित होने वाला है? 2025, 26, 27, 28 ये ऐसे 4 साल हैं जिनमें राहु भगवान का डोमिनेंस है। ऐसे में आप देखेंगे टेक में भी राहु डोमिनेट करेंगे, यानी कि आर्टिफिशियल टेक लाएंगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं 2 इंडस्ट्रीज जिनको बुरी तरह सफर करते हुए देख रहा हूं, एक है टेक इंडस्ट्री और दूसरी है ये आपकी मीडिया इंडस्ट्री, यानी जिसको आप पत्रकारिता कह सकते हैं।
जो जर्नलिज्म की इंडस्ट्री है इसमें भी आप सावधान रहिए, बहुत तेजी से चेंजेस आने वाले हैं और एआई बहुत लोगों की नौकरियां गायब कर देगा। वो आ ही गए हैं चेंजेस, क्योंकि डिजिटल मीडिया इतनी तेजी से उभरा है अभी ना, तो वो चीज भी है। जी जी। और एक वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि हमने इकोनॉमी की चर्चा तो करी, और कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो होती है वो पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी बैलेंस करती है, उसी से मुझे लगता है सब कुछ चल रहा होता है। तो क्या अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा? देखिए, अमेरिका सुपर पावर तो रहेगा, उस पर कोई संशय नहीं है, पर जो अमेरिका का लेवल नंबर 1 था, और होता क्या था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब बहुत होते थे, फिर 10वां शुरू होता था, ये पायदान खाली रहते थे जी। 10वें नंबर पे अमेरिका। तो अब अमेरिका का जो गैप है वो कम होने वाला है, और भारत को मैं इस पायदान में ऊपर आते हुए देख रहा हूँ। अमेरिका से ऊपर नहीं, पर ऊपर आते हुए देख रहा हूँ। और चाइना का डाउनफॉल दिख रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो चाइना जो है 2019 के बाद से आप देखेंगे जो 11 साल हैं चाइना के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार चाइना के लिए पीरियड अच्छा नहीं है। चाइना में डाउनफॉल आ रहा है, कोई बड़ा आश्चर्य नहीं, पर ईश्वर न करे 2026-27 में वहां पे कोई बहुत बड़ी प्रलय या नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, जिसके कारण चाइना बहुत बुरी तरह से हिलने वाला है। तो वैसे अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी इकोनॉमी इस समय कोई बहुत अच्छी बहुत बुरे हाल है। तो यूरोप में आने वाला टाइम कैसा है? बहुत खराब। यहाँ से लेके 2030 तक यूरोप में आप सिविल वॉर तक के लिए तैयार रहिए, पब्लिक अनरेस्ट के लिए तैयार रहिए। बहुत खराब दौर है, बहुत खराब फेज है। और एक जो डर, एक सिचुएशन जो ऐसी बन गई थी, चाहे उसे अमेरिका की बुली कह दीजिए कि जिस तरह से वो करते हैं, क्या मतलब वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन भी आपको दिखती है? मैंने 2020 में भी ये बोला था, 22 में भी बोला, आज आपके चैनल पे फिर बोल रहा हूँ, 2030 तक कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाली है। हाँ, 2030 में एक वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन दिख रही है, उसको भी आप ट्रेड वॉर के रूप में देखेंगे, और वो गंदे स्तर की ट्रेड वॉर होगी, वो होगा। ईरान के बारे में क्या कहेंगे? ईरान के बारे में ये कहूंगा कि मुझे ये दिखता है कि ईरान अपने आप को और ज्यादा पावरफुल कर लेगा, वो अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकने वाला, तो नहीं झुकेगा। जी जी। इजराइल की बात करें तो वहां पे क्या शांति आएगी? इजराइल पैलेस्टीन के बारे में मैंने बहुत पहले, मुझे याद है 2006 में भविष्यवाणी की थी कि ये वो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई है जो कभी खत्म नहीं होगी। हालांकि उन्हें कुत्ते बिल्ली के रूप में नहीं संबोधित कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू अब्यूज देम, बट जैसे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई कहते हैं, हाँ, या हमारे यहाँ एक कहावत है, केर बेर को संग, केला और बेर का संग, तो वैसे ही मुझे लगता है इजराइल पैलेस्टीन की लड़ाई शायद अब सदियों तक रहने वाली है, कभी खत्म नहीं होगी। आपने रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेके भी बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेडिक्ट किया था, तो अभी आपको वहां के हालात कैसे दिखते हैं? रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में मैंने उसकी डेट भी प्रेडिक्ट की थी, ये भी कहा था 1000 दिन से ज्यादा चलेगी, अभी भी चल रही है, और मुझे 2026 में चलती हुई दिख रही है। 2027 में सेकेंड हाफ में जाके कुछ ऐसा स्थिति बनेगी जहां पे मुझे लगता है कि पुतिन डोमिनेट कर ले जाएंगे, और उसके बाद वो शांत होगी, पर डोमिनेट तब भी रशिया करेगा। बिल्कुल। अच्छा, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, स्पेशली पाकिस्तान की बात करें, पीओके को लेके हम बहुत बार ऐसी चर्चाएं होती रहती है कि भारत उसे अपने में मिला लेगा, और बांग्लादेश की जो अभी स्थिति है, आपको क्या लगता है कि भारत के पड़ोसियों के साथ क्या समीकरण रहेंगे? भारत अगर पीओके को मिला ले तो हम बहुत खुश होंगे एज एन इंडियन, बट बात आती है ज्योतिष की, तो 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे जो इंडिपेंडेंट इंडिया तैयार हुआ, जब हम उसकी कुंडली देखते हैं तो उसकी कुंडली में नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये दोनों ही उसके लिए एक कोड़ यानी कुष्ठ की तरह हैं, वो हमेशा ही भारत को परेशान करेंगे। भारत की कुंडली में लिखा है कि तुम्हें नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों से कष्ट मिलता ही रहेगा, ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं ठीक होंगे, और इनके साथ में डिस्प्यूट हमारा परमानेंट है, एवरग्रीन है। तो मतलब ये है कि ये जो पीओके को लेके बहुत दावे कई लोगों ने करे हैं, ऐसा आपकी नजर में ऐसा मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ईश्वर करे हो जाएगा तो शायद मैं सबसे बड़ा खुश होऊंगा, मैं मानूंगा शायद मेरी भविष्यवाणियां झूठी हो जाए, मुझे कोई समस्या नहीं, बट होता नहीं दिख रहा। जो नहीं दिख रहा तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। आदित्य जी, मैं आपसे अंत में एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने अपने हाथों में 2-2 घड़ी पहनी हुई है, इसका क्या राज है? इसके 2 राज हैं। राज नंबर 1, जैसा मैंने बोला, राहु का, क्योंकि मेरे कुंडली में उच्च के राहु हैं, तो राहु होता है टेक्नोलॉजी प्लस ओल्ड एथिक्स। तो एक तरफ कार्टियर जो कि पुरानी एनालॉग वॉच है, क्योंकि बहुत अपनी रिस्पेक्ट वाली पुरानी घड़ियां होती थी, और एक तरफ क्लासिक, यस, और एक तरफ अल्ट्रा मॉडर्न जो एप्पल की है लेटेस्ट वॉच। तो मेरा मानना है कि एक तरफ टेक्नोलॉजी और एक तरफ जो हमारी जड़ें हैं उनसे हमें जुड़े रहना चाहिए। एक दूसरा लॉजिक ये है कि इसको आप कह सकते हो, ये एक बिलीफ है
मान्यता है कि अगर आप 2 घड़ियां पहनते हैं तो आप वक्त की रफ्तार को डबल कर लेते हैं। ऐसा आप मेरे कुछ बहुत प्रिय लोग हैं जिनको मैंने बता रखा है, वो भी, जैसे आपको कोई मौका मिले तो एक आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दिखेंगे, कभी देखिएगा वो ही पहनते हैं। ऐसे बहुत से लोग आपको दिखेंगे जो 2 घड़ियां पहनते हैं। तो हम लोग टेक्नोलॉजी और जो हमारा ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उनको साथ में रख रहे हैं, प्लस वक्त की रफ्तार को डबल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग भी लगा मुझे। और अगर वाकई में इससे आपको फायदा मिल रहा है तो कई लोग जो चाहें तो अपने वक्त को जो है कंट्रोल में रख सकते हैं, वक्त को अपने फेवर में कर सकते हैं, कंट्रोल तो नहीं, क्योंकि वक्त की हर शय गुलाम, ये मेरा टैगलाइन है। मैं मानता हूँ वक्त के हम गुलाम ही हो सकते हैं, कंट्रोल तो नहीं कर सकते। हाँ, वक्त की रफ्तार थोड़ी तेज कर सकते हैं। बिल्कुल। आज के इस पॉडकास्ट से और इस बातचीत से भी मुझे यही समझ में आया कि हम अपनी चीजों को जो है अपने कंट्रोल में तो नहीं रख सकते, लेकिन हम उसे अपने फेवर में जरूर कर सकते हैं अपने अच्छे कर्मों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वेब दर्शन के स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।